अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज बड़ी सारी बातें करनी हैं, बड़े सारे जो है वो न्यूज़ आपके साथ रखनी है। टॉप स्टोरीज में बहुत सारी खबरें हैं और आज का जो टॉपिक है वो ख़ास तौर पर, अब ये आज़ादी का महीना है ना, तो आज़ादी जो है वो हमें मिल चुकी है और आज़ादी मिली थी 1947 में 14 अगस्त को। तो जब तक 14 अगस्त नहीं आ जाती तो आज़ादी के टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और कैसे हमने ये मुल्क हासिल किया, उस वक्त क्या मनाजिर थे, क्या मामला थे। कोशिश करेंगे कि इस 14 अगस्त तक हम आपको वो सारी रुदात, वो सारी तवारीख, वो सारी चीज़ें बताएं जो वी हैव एक्सपीरियंस्ड। और आज की जनरेशन बहुत कम उन चीज़ों को याद रख पाती है या उनको पता ही नहीं होता। उनको ये पता होता है कि आज के हीरोज़ ये हैं, उनको ये नहीं पता कि जो है वो 19वीं सदी के हमारे हीरोज़ कौन थे। तो उनको बताने की भी ज़्यादातर कोशिश करेंगे। और वही बात ना कि आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन क्या हम आज़ादी का हक भी अदा कर रहे हैं? क्या आज जो हमने पाकिस्तान और भारत ने जो इस वक्त जंग हो गई थी, उसमें जो हमारी पाक अफवाज ने इस जंग को जीता, तो उसके बाद जो है हमारी सारी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। यही एक ऐसी 14 अगस्त को इस दफ़ा मनाने की खुशी है कि एक दफ़ा फिर हम अल्लाह ताला ने हमें एज़ अ कौम इज़्ज़त दी और हमारी पाक फ़ौज ने हमारा मान रखा। बिल्कुल। और टॉप स्टोरी से पहले कुछ अच्छी अच्छी बातों से आगाज़ कर लेते हैं। आज की अच्छी बात जो है वो एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से। अफशीन, क्या बताने जा रही हैं तालीम के हवाले से? तालीम तो देखो ना बिलाल, तालीम इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपको जो है ना फिर ये नहीं कि आप अंधेरों में भटक रहे हैं, आप खुद एक गाइड बन जाते हैं, लोगों के रोशनी का मीनार बन जाते हैं और अपने ख्वाबों की ताबीर की राह दिखाती है। ये इल्म वो ख़जाना है जो जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। आप कोई भी चीज़ आप जब तक कि एक दूसरों को एजुकेट करते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है और फिर वो दूसरों तक ही जाती है। तो जो तालीम है वो इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर हथियार है और ये ना सिर्फ इंसान को अपने ख्वाबों की ताबीर की राह दिखाती है बल्कि मुश्किलात से लड़ने की ताकत भी देती है। और इल्म एक ऐसा ख़जाना है जो जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। बहुत अच्छी बात ये बता दी अफशीन ने। और इल्म इतना बढ़ता चला जाता है, यानी जब हम दूसरों को तालीम और मालूमात देते हैं तो खुद भी मज़ीद इल्म हासिल जो है वो कर रहे होते हैं। इसलिए तालीम को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाकर न सिर्फ अपनी तरक्की मुमकिन बनाएं बल्कि माशरे को भी तरक्की दें। तालीम और शऊर ही वो क़ुव्वत होती है बेसिकली, जिसने पाकिस्तान की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। और आज पाकिस्तान यहाँ पर मौज़ वजूद में जो है वो आ चुका है और कई साल गुजर चुके हैं, 70 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, जबकि इल्म ने लोगों को अपने हुकूक और फ़र्ज से भी आगाह किया। बिल्कुल, और उन्हें एक मुश्तरका मकसद के तहत मुत्तहिद किया। बग़ैर तालीम और शऊर के आज़ादी का ख्वाब महज एक ख्याल रह जाता है, लेकिन जब कौम ने तालीम हासिल की और अपनी शनाख्त पहचानी तो इसने कुर्बानियाँ और जद्दोजहद के ज़रिए अपनी आज़ादी का हुसूल मुमकिन बनाया है। तो यही जो शऊर है, यही जो आगाही है, आज भी हमारे लिए रोशनी का मीनार है ताकि हम अपनी ज़िंदगी की कदर करें और इसे कायम रखने की जिम्मेदारी समझें। बिल्कुल। तो बेसिकली ये हो गया कि अब आपने तालीम हासिल करनी है, न सिर्फ इसलिए कि आपके पास डिग्रीज़ हों बल्कि आपके पास एक हुनर हो, आपके पास एक अच्छी सोच हो, आपके पास कोई काबिलियत के साथ साथ इंसानियत के लिए भी खिदमत करने का मौका हो। ये सारी चीज़ें हैं और टॉप स्टोरीज़ के ऊपर आ जाएंगे बगैर किसी डिले के, बगैर किसी ताख़ीर के। और टॉप स्टोरीज़ के अंदर सबसे पहले शामिल कर लेते कि आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स पुर्तगाल में प्रॉपर्टी जो है वो ले चुके। वज़ीर दिफा का एक बड़ा इंकशाफ आ चुका है कि पुर्तगाल के अंदर मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। जी, ख्वाजा आसिफ ने ये इंकशाफ किया है और उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स पुर्तगाल में प्रॉपर्टी लेने के बाद शहरियत की तैयारी कर रहे हैं और ये वतन अजीज़ को पलीद कर रहे हैं। एक्स पर पैगाम उन्होंने अपना ये जारी किया। उन्होंने बताया कि ब्यूरोक्रेट्स को मगरमच्छ उन्होंने कहा है और ये मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने पॉइंट किया है साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब के एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ये इन्होंने बताया है बुज़दार के हवाले से। इसका मतलब ये है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट आफ्टर रिटायरमेंट बेरोज़गार नहीं रहेगा, उनके पास भी एक रोज़गार होगा। लूटा हुआ खसूटा हुआ पैसा जो कि हलाल के ज़ुमरे में तो नहीं आता, वो खैर उनके पास रहेगा, जिससे प्रॉपर्टीज़ भी खरीदने। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा कि सियासतदानों को उनका उनको जो है वो बचा कुचा है वो खा लेते हैं और चबले मारते रहते हैं। और वो ये जो कहते हैं ना ख्वाजा साहब, ये जो है उनके लिए न सिर्फ प्लाट है न गैर मुल्की शरीक, बल्कि वो ये भी कहते नज़र आए कि क्योंकि सियासतदानों को
इलेक्शन लड़ना होता है। तो इसी वजह से वजीर दिफा ने मजीद लिखा कि पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलित कर रही है, मतलब खोखला कर दिया अंदर से ब्यूरोक्रेसी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ब्यूरोक्रेसी तो नून लीग की भी बड़ी मशहूर है पंजाब के अंदर तो आज भी, और लेकिन उन्होंने कुछ देखा होगा ना कि पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज बन रही हैं तो उन्होंने फौरन वो देखते ही एक्स पर अपना ये अच्छा, इन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया, होल सोल ब्यूरोक्रेसी को कहा है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ पॉलिटिशियन भी जो है वो आ जाते हैं उस जुमरे के अंदर। इलेक्शन लड़ने होते हैं, पैसे जमा करने होते हैं, कैंपेन चलानी होती है, लॉट्स ऑफ थिंग दे हैव टू डू, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। अच्छा बिलाल, आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर रूस से तेल की खरीदारी के बाइस इजाफी टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। यानी कि वो भारत से मुस्तकिल नाला हैं डोनाल्ड ट्रंप ना, और भारत को किसी तौर चैन नहीं आ रहा कि किस तरह पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे हो रहे हैं और किस तरह से वो मतलब मज़ीद वो और उसमें जा रहा है कि अमेरिका उनको सिर्फ धमकी दे रहा है। अमेरिकी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले 24 घंटों में भारत की मौजूदा 25% टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। यानी कि पहली उन पर टैरिफ ज़्यादा था, 25% मजीद टैरिफ उन्होंने आयद करने की बात कर दी है। और भारत का बुनियादी मसला इसके बहुत ज़्यादा टैरिफ हैं जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हैं। अगर तवानाई की कीमतें कम हो जाएं तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में लोगों को मारना बंद कर दें, ये इन्होंने कहा है भारत के हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है, और भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है, जबकि भारत यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंगी मशीन को भी ईंधन फराहम कर रहा है। जबकि भारत ऐसा कर रहा है और मैं इससे खुश नहीं हूँ। उन्होंने यूरोपीय यूनियन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर यूरोपीय यूनियन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती तो उस पर भी इजाफी टैरिफ आयद किए जाएंगे। ही इज वेरी एंग्री। और अब इनकी जो एक गुस्से की वजह है वो बेसिकली भारत के रूस के साथ ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात हैं, और भारत अगर इनकी नहीं सुन रहे तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि भारत के साथ साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी कह दिया है कि अगर वो यूरोपियन यूनियन भारत पर जोर नहीं डालेगा और अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो उस पर भी इजाफी टैरिफ आयद करे। यानी कि टैरिफ की मार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप सबको। टैरिफ की जंग है भैया, और टैरिफ के अंदर जो है वो भारत इस वक्त पिस चुका है और पाकिस्तान के साथ बड़ा खुश है। पाकिस्तान पे टैरिफ कम किया है, पाकिस्तान पे टैरिफ कम किया है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने एक बार फिर अपनी झूठी और गैर जिम्मेदाराना सहाफत का सबूत देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा की नई मुहिम छेड़ दी। अब देखो ना, उसको भारत को भी तो कहीं ना कहीं अपना बदला निकालना है। जब मुस्तकिल भारत डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत पर टैरिफ आयद करने की धमकी देते रहेंगे तो उसको जो जलन होगी वो पाकिस्तान से होगी, और वो किस तरह से पाकिस्तान से अपनी जलन निकालेगा। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स और चैनल्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान और भारत के जंगी तैयारे LOC के ऊपर परवाज कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। तो भारतीय सरकारी खबरसां इदारे ने इन दावों को फेक ANI न्यूज़ करार देकर खुद भारतीय मीडिया को बेनकाब कर दिया है। बिल्कुल, और भारत देखिए अपना काम बड़ी जांफशानी से, ईमानदारी से, दयानतदारी से कर रहा होता है, क्योंकि भारत ने झूठी ही खबरें करनी है। भारत का जो सहाफती स्ट्रक्चर है, जो जर्नलिज्म है, वो उनके इंस्टीट्यूट्स के अंदर बताए जाते हैं, बेटा जितना झूठ बोलोगे उतना पैसा मिलेगा, उतनी खबरें चलेंगी। तो वो बड़ी ईमानदारी से अपना ये काम करते हैं सहाफत का, झूठ की बुनियाद पर। भारतीय जो दिफा है उसके सोर्सेज ये बताते हैं कि तस्दीक की कि न कोई गैर मामूली फ़ज़ाई सरगर्मी हुई है, न कोई सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि मोदी सरकार के नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय मीडिया की झूठी रिपोर्टिंग ने न सिर्फ आलमी साख को नुकसान पहुंचाया, बल्कि हुआ क्या है, खुद भारतीय अवाम में भी इसके खिलाफ नफरत पैदा हो चुकी है। भारतीय मीडिया अब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा जो है वो बन चुका है, जो रियासती जंगजू अनासिर के लिए इशारे पर, उनके एक इशारे के ऊपर खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के लिए झूठ फैलाता है। बिल्कुल, भारतीय अवाम भी अब इससे अवेयर हो गई है कि जिस तरह से भारतीय प्रोपेगेंडा मीडिया जो है ना वो खबरों को हाईलाइट करता है और सेंसेशनलाइज करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय मीडिया का हाल यह है कि अब इसके अपने इदारे और अवाम भी इसे फेक न्यूज़ समझते हैं, और भारतीय मीडिया अब सच नहीं सिर्फ अपने आकाओं को लिखा एक स्क्रिप्ट पढ़ता है। तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक LOC पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। भारतीय मीडिया का मकसद LOC पर अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। अच्छा, LOC के ऊपर अगर आप बात करें ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर बड़ी एक ट्रिकी सी चीज़ होती है कि अगर एक भी फायर होता है तो वो बेसिकली रिपोर्ट होता है यूनाइटेड नेशन पे, वी हैव बीन टू बॉर्डर, हमें मौका मिला बॉर्डर पे जाने का,
तो हमें बेसिकली जब प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं तो वो हम कहीं और जाते हैं, कच्चे के इलाके में डाकुओं के से लड़ने गए, हमने वहाँ पे जो रिकॉर्ड किया सारा कुछ। अच्छा। हम ईद गुजारने गए, बकरीद ईद गुजारने गए वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की। तो वहाँ पर एक होता है कि आपको एक मुकाबला करके दिखाते हैं कि भाई हम ऐसे दुश्मनों से लड़ते हैं, वो कुछ फायर्स करते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ आपको अपनी प्रैक्टिस दिखाते हैं। जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आप फायर नहीं कर सकते, नॉट इवन फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ शोज, नॉट इवन फॉर प्रैक्टिसिंग। तो वो अगर आपने कोई फायर कर दिया तो ऐसा लगता है कि जैसे जंग छिड़ गई और सामने से जवाबी फायरिंग होती है, और फिर एक जंग ज़्यादा माहौल हो जाता है 15 से 20-25 मिनट के लिए, और फिर यूनाइटेड नेशन में रिपोर्ट होती है ये चीज़ कि पहले फायर किसने किया। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये जो भारत कह रहा है ना, अगर ये ऐसा होता तो यूनाइटेड नेशन में रिपोर्ट हो चुका होता। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अब हमास की कुछ आपको बात बताएं। हमास ने एक बड़ा फैसला किया है जो कि सामने आया है। गज़ा की आइंदा हुकूमत से लातालुकी का ऐलान कर दिया है। मतलब गज़ा की आइंदा हुकूमत से लातालुकी का ऐलान हमास कर रहा है, और हमास कहता है कि हमास को ना गज़ा की दाखिली गुज़रगाहों पर कब्ज़े का शौक़ है, ना इक़्तिदार का कोई लालच है, हमारा मकसद फ़लस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई हमारा इन गुज़रगाहों से और इन कब्ज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। तो अरब मीडिया से बातचीत करते हुए हमास के एक सीनियर रहनुमा ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि हमास अब ना गुज़रगाहों की निगरानी करेगा और ना ही इमदादी निज़ाम संभालेगा। ठीक है भाई, अब ये कुछ एक चेंज आया, ट्विस्ट आया, और ये क्यों हुआ इसके पीछे महरक़ात बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन हमास जो एक काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाता रहा है, फ्रीडम फाइटर्स जिनके हैं, काम करता रहा है, और हमने अभी तक ये नहीं देखा कि कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने इजराइल की नाक में दम करके रखा हो, जिसने इजराइल की रात की नींदें हराम करके रखी हुई हो, जिसने इजराइल के कमांडर्स को परेशान कर दिया हो कि इनका एयरडोम सिस्टम हो। आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर के अंदर क्या कुछ जो है वो हुआ, और किस तरह से पूरी दुनिया का एक नक्शा बदलने की कोशिश की गई जब इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए अब्राहम कॉर्ड का सहारा लिया जा रहा था, और सऊदी अरब पर प्रेशर डाला जा रहा था, गल्फ कंट्रीज पर प्रेशर डाला जा रहा था, इवन पाकिस्तान वाज बीइंग अंडर प्रेशर कि आप जो है वो इसको एक्सेप्ट करें। लेकिन हुआ क्या, अचानक से हमास की जानिब से एक हमला होता है और पैराट्रूपर्स और पैराशूटर्स जो है वो उतरते हुए दिखाई देते हैं इसराइल की सरजमीन पर, ड्रोन हमले होते हैं, फिर समंदर के रास्ते से आते हुए दिखाई देते हैं। तो एक अजीब और गरीब कैफियत थी, और वो कैफियत ऐसी थी कि लोग खासतौर पे इसराइल के जो कमांडर्स है, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रूव्ड कि कोई तो है ऐसा जो इनकी नाक में भी दम करके रख सकता है, और अभी तक हम ये देख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं। बेसिकली कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ममालिक हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ना वो हमास इनसे मैन पावर मांगते हैं, ना मिलिटरली जो है वो पावर मांगते हैं। अपनी सारी चीज़ों को उन्होंने गैदर करके रखा है एक अरसे तक, और अभी तक उनके लिए मसला बने हुए हैं। जबकि उन्होंने ये कहा है कि गज़ा की जो गुज़रगाहें हैं हमारी तरजीह नहीं है। देख लें, साफ कह दिया गया है, हमास को ना गज़ा के दाखिली गुज़रगाहों पर कब्जे का शौक़ है और ना ही इक़्तिदार का लालच है। इट इज़ बीन प्रूव्ड एक्चुअली। तो ये मकसद जो है फ़लस्तीनी अवाम का सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि हमास नई हुकूमती इंतज़ामिया में किसी किस्म का हिस्सा नहीं लेगी। तो अब हमास को तो बिल्कुल आउट ऑफ इस सिनेरियो करार दे दें, क्योंकि हमास का कोई बीच नहीं है, और बिला वजह जो इसराइल कहता है कि हमास ने ये कर लिया, हमास ने वो कर लिया, तो हमास कुछ नहीं कर रहा। हमास सिर्फ फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहा है, और वो भी इस वजह से क्योंकि इसराइल जारियत कर रहा है। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं और कुछ इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और शिबली फराज समेत 9 अरकान को नाअहल करार दे दिया है। कमीशन ने जो है वो ये ज़राए से मालूम हुआ है कि नाअहल होने वालों में साहबजादा हामिद रज़ा, सरताज गुल, राय हैदर अली, जुनैद अफजल शाही, जबकि राय हसन मुर्तज़ा, अंसर इकबाल समेत 9 अरकान असम्बली और जो सेनेटर्स हैं वो सब शामिल हैं। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने अरकान की नाअहली का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के फैसले की रोशनी में अरकान सज़ा पा चुके हैं, इसलिए इन्हें नाअहल करार दिया जाता है।
बिल्कुल। दूसरी जानिब बात कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली और सेनेट की 11 नशिस्तों को भी खाली करार दे दिया है। और ये हुआ इसलिए था क्योंकि बहुत सारे अराकीन हैं जिन पर 9 मई के केसेस चल रहे थे, और 9 मई के केसेस को हमने देखा कि वो अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए थे, फिर उसके बाद ट्रायल चला कोर्ट के अंदर, फिर ट्रायल के साथ साथ एक अरसे तक वो डिटेन किए गए, लेकिन उनके खिलाफ बड़ा एहतजाज होता रहा उनके हक में कि भाई ये गलत किया गया। लेकिन अब कोर्ट से ऑर्डर आया है कि वो बरी नहीं हुए हैं, उनको सजा हो गई है, 10-10 सालों की सजा है। कुछ अराकीन हैं जिनको बरी किया गया है, उसमें ज़ैन कुरैशी हैं, दूसरी तरफ फवाद चौधरी हैं। इनके बारे में प्रूफ्स थे कि भाई ये ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी की अगर बात करें तो वो 9 मई को कराची में थे। अच्छा। उन्होंने प्रूफ्स दिए, चीज़ें दी। बाकी लोग कहाँ छुपे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे, ये एक बड़ा इंकशाफ जो है वो हुआ था। अच्छा, दूसरी जानिब जो है ना, वो जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि बानी पीटीआई के एहतजाजी कॉल जो है वो अडियाला जेल के बाहर जो जमा होना चाह रहे हैं, और हुकूमत की जानिब से जो दफ़ा 144 की नाफिज कर दिया गया है, तो उसी हवाले से हम ये खबर आज की शामिल कर रहे हैं कि बानी पीटीआई के एहतजाजी कॉल के बावजूद अडियाला जेल के बाहर बड़ा मुजाहरा ना हो सका है, और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात भी नहीं हो सकी है। अलीमा खान, डॉक्टर अस्मा और नौरीन नियाजी चक्री इंटरचेंज से आगे नहीं आ सकी, और पार्टी रहनुमाओं के अडियाला जेल के करीब मुजाहरा करने की कॉल बेसूद साबित हुई। चल जी, एक वक्त था कि वो हसन नियाजी हैं, इनके भांजे हैं। हाँ। तो उन्होंने एक दफा स्टेटमेंट दिया कि पूरा मुल्क पहिया जाम कर देंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। नहीं, और कलंदर मस्त तो छोड़िए, आप ये देखें कि इस वक्त एक बंदा नहीं निकल रहा, फिर अगली उनकी वीडियो आती है कि हम कोई चोर हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं, हम हैं क्या। और भाई मैं आपके लिए आवाज उठा रहा हूँ, आप लोग मेरे लिए तो निकले, कम से कम मेरे लिए नहीं तो खान साहब के लिए तो निकले। तो ये एक बड़ी बात, बड़ा एक चेंज आया है कि जो कहते थे कि बहुत शोर शराबा होगा, तो वो खामोशी इख्तियार कर ली गई है। आप ही सोचते थे कि आपकी एक कॉल के ऊपर अडियाला के बाद लाइन लग जाएगी। उनके साथ में लोग भी आने को तैयार नहीं है, तो वो कुछ चंद लोग निकल के क्या करेंगे। सिर्फ सेनेटर हुमायूं महमद, MNA मौलाना नसीम अली शाह, MNA साजिद खान मोहम्मद अडियाला रोड के नाके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया, तो वो क्या कर लेंगे बाकी सब भी। जबकि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए 6 रहनुमाओं में सिर्फ तर्जुमान बानी नियाजुल्लाह नियाजी जेल गेट 5 तक पहुंचे, लेकिन पुलिस ने फौरी आगे जाने की हिदायत की है। जबकि पार्टी सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा और महमूद खान अचकज़ई को अडियाला रोड के करीब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में नाके से आगे नहीं आने दिया गया। तो बस जब अलीमा खान कह तो रही हैं कि एहतजाजी मुजाहिरीन इतने नहीं थे जितनी ज़्यादा पुलिस फोर्स थी। जब पुलिस फोर्स इतनी ज़्यादा होगी तो किस तरह से मुजाहिरीन को आगे जाने दिया जाएगा। एक बात को समझें, ये एहतजाज का एक तरीक़ेकार है। हमारे पास पुलिस फोर्स एक महदूद तादाद में, आप 18,000 पुलिस फोर्स एहलकारों को बुला सकते हैं, 20,000 को बुला सकते हैं, 25,000 को बुला सकते हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ यूनिफॉर्म्स। लेकिन जब आपके पास 2-3 लाख लोग एहतजाज के लिए होंगे, मिनिमम नहीं भी, आपकी छोटी सी जलसी भी होती है, जलसा नहीं, जलसी की बात कर रहा हूँ, 2-3 लाख लोग तो होते हैं, तो वो आप फिर ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई कर लें 20,000 को 2 लाख से, तो 10 टाइम्स हो जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2 लाख लोग भी आए थे? 2 लाख तो बिल्कुल भी नहीं, लाख 20,000 भी आए थे, लाख के 2,000 भी आए थे। ये कुछ चंद लोग थे, और वो चंद लोग एक इसीलिए अलीमा बीबी को इसलिए पुलिस वाले बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे, क्योंकि वो खड़ी थी, उनकी दूसरी बहन खड़ी थी, उनके चाचा मामा ताया खड़े थे, 4-5-6 लोग खड़े थे, और उन्होंने कहा बहुत सारे पुलिस वाले। आप भूल गए अपने पुराने धरनों को, जब वो सपोर्टेड बाय, फंडेड बाय समवन एल्स होते थे, तो कितनी आवाम आ जाती थी। तो ये आवाम आपकी नहीं है, ये आवाम पाकिस्तान की है, आवाम उन लोगों की जो पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए काम करते हैं, उनके लिए नहीं जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं और पाकिस्तान को जो है वो दूसरी तरफ ले जाने की बात करते हैं। इट हैज़ बीन प्रूव्ड। बिल्कुल। अच्छा, बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने क्या कहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो जाके बानी से जेल में बात करे, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, एहतजाज होता है तो डर जाते हैं। एहतजाज की कॉल थी तो लगता है अवाम से ज़्यादा पुलिस सड़कों पर खड़ी है। तो बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा है कि जब तक बानी से मुलाकात नहीं करवाई जाती हम यहाँ बैठे रहेंगे। अच्छा, ये पिछली फुटेज जरा दोबारा चलाइएगा। आई जस्ट वांट टू से सम फ्यू वर्ड्स फॉर पीटीआई। ये जरा देखें, ये 2 बहनें खड़ी हुई हैं और वो तीसरी जो है वो भी इन्हीं की कोई रिश्तेदार लग रही हैं। जरा दोबारा वीडियो चलाएं। अब ये देखिए आप, ये फुटेजेस हैं, ठीक है, यहाँ आवाम तो नजर ही नहीं आ रही है। ठीक है, आपको कंटेनर, आपको वो
ट्रॉलर नजर आ रहे हैं, ये देखें, ये हैं चंद पुलिस वाले। बस अच्छा, यही ये हैं लोग, लोग, एक जत्था बैठा ये हुआ टोटल लोग हैं जितने जो है वो किसी के स्वयं में भी जो है वो इससे ज्यादा आ जाते हैं, तो किसी के एहतजाज के लिए तो फिर भी निकलना चाहिए था। और आपका कोई लीडर है भाई, सो गॉड आपके लिए, तो निकलते आप, लेकिन अभी तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये स्टेटमेंट इनके एक तरफ होते हैं, रियलिटी अब तो सोशल मीडिया का दौर है, वो चीज वीडियो आ जाती है अब सामने। लोग नहीं निकल रहे हैं। जहां तक कि उन्होंने कहा कि बच्चों के बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा था कि वो पाकिस्तान आएंगे तो गिरफ्तार होंगे। बानी के बच्चे आना चाहते हैं, वीज़ा की दरख्वास्त भी की लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बच्चों की वीज़ा ट्रैकिंग नंबर हमारे पास मौजूद है। बानी पीटीआई को आज 2 साल जेल में पूरे हो गए हैं, तो उसकी वजह से ये एहतजाज किया गया है। और इस एहतजाज की सूरत में जो आपके सामने है सब कुछ, कि वो एहतजाज कितना कारगर साबित, मतलब 2 साल हो गए इस सुकून की ज़िंदगी में, वाह, पता भी नहीं चला और वक्त गुजर गया। जो कहते थे कि हमारे बगैर मुल्क नहीं चल सकता, हमारे बगैर इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, हमारे बगैर इंटरनेशनल कम्युनिटी के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, हमारे बगैर जो है वो ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकते, हमारे बगैर ब्यूरोक्रेसी को सीधा नहीं किया जा सकता, हमारे बगैर सियासतदानों से लूटा हुआ अरबों खरबों रुपया वापस नहीं लाया जा सकता। जो कहते थे कि लंदन फ्लैट्स और लंदन फ्लैट में रहने वाले लोगों को घसीटा जाएगा, जो कहते थे कि तमाम सियासतदानों का एहतसाब होगा, उनके अपने प्यारे और शहजादे और शाह से ज्यादा शाह के वफादार मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं, मुल्क में नजर और नहीं फिर ना आते। वही टाइमलाइन की बात हम करें तो 90 दिन में करप्शन का खात्मा, तो ये सब होता हुआ नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से अवाम मायूस हुए। और अवाम ने जब देखा कि ये वादे वफा नहीं हुए, इतने लाख घर नहीं दिए गए और लोग बल्कि मजीद तजावुजात की वजह से और ज़्यादा जब वो तोड़ फोड़ हुई तो मजीद परेशान। आपको याद है एक वक्त था सोशल मीडिया पे एक पिक्चर आती थी, जिस पिक्चर से डिसाइड होता था कि इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। सुबह सुबह रात रात को सट्टे लगाया करते थे कि ये पॉलिटिशियन उठेगा या नहीं उठेगा। अच्छा। होता क्या था, एक तरीकेकार बताता हूँ। एक साहब अपने दफ्तर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए होते थे अपनी सीट पर, और वो कोरोना का दौर था और मास्क लगा होता, सामने जो शख्स बैठा होता था अगर कोरोना के अंदर उससे मुलाकात हो जाती थी और उसके ऊपर मास्क होता था और एक पिक्चर आ जाती थी तो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और जिसकी पिक्चर नहीं आई है उसके खिलाफ उस दौर में कार्रवाई हुई है। अच्छा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और ज़रा कुछ खबरों को और शामिल कर लेते हैं, कुछ ट्रेन अपनी घुमाते हैं टॉप स्टोरीज़ की, और ये टॉप स्टोरीज चलती हुई जाएंगी। तो अभी मुल्क के अंदर कुछ मौसम की भी सूरत हाल है, उस पर भी ज़रा सा बात करते हैं। कराची में क्यों नहीं बरस रहे हैं भाई बादल, हुआ क्या है? लेकिन वो मौसम लेकिन आज बहुत खूबसूरत आज तो अच्छा, रात में भी अच्छी खासी हवाएं चल रही थी। हाँ, लेकिन जो खुलकर बारिश होती है ना, मेरे ख्याल में वो कराची की सूरत हाल देख के वो बारिश भी कहती है बस तुम लोगों पर इतना ही हम लोग करम करें तो बहुत अच्छा है, वरना अगर ये बादल बरस पड़े तो फिर क्या लगता है कि बारिशें क्यों नहीं है। हो रही हैं कराची के अंदर? बारिशें क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि बारिशें इसी तरह डिले पे डिले होती चली जाती हैं और फिर जाके अगस्त में कहीं अब देखें अगस्त भी आ गया है, अब देखें और कितना इंतजार करना पड़ सकता है। खैर मुझे उम्मीद है कि अगस्त जो है वो मायूस करके नहीं जाएगा। बहरहाल कुछ अगली खबरों को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन जरा ये आप जरा देखें ना यार, 4-5 लोग और फिर वो बेटों की बात मैंने आपको पहले ही कहा था कि बेटे नहीं आएंगे, बेटी नहीं आएगी, तो वो अब किसी का नायकॉब नहीं मिल रहा है, किसी का वीजा नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ पंजाब काबीना की, जिसने कम से कम तनख्वाह में इजाफे और सनती वर्कर्स के लिए मुफ्त फ्लैट्स की मंजूरी दे दी है। अच्छा, इस हुकूमत को देखें तो ये मुफ्त फ्लैट्स भी दे रही है, सनती वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफे भी कर रही हैं, तो ये सब काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में 130 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई है। इजलास में पंजाब में सनती वर्कर्स के लिए 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी दे दी गई है। 1220 फ्लैट्स लेबर कॉम्प्लेक्स, संदर, कसूर, लेबर कॉलोनी, टैक्सला में वर्कर्स को बजरिया कुरंदाजी फ्लैट्स मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वर्कर्स से फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चले जी, इट्स गुड थिंग। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 3000 फ्लैट्स बनाने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया है, जबकि इजलास में हुनरमंद, नीम हुनरमंद और दीगर 102 कैटेगरीज में भी वर्कर्स की तनख्वाह 40,000 करने की मंजूरी दे दी गई है। अब देखिए ये भी एक अच्छा इक़दाम है, ये कदम अच्छा उठाया गया है। कुछ मैंने आपको कहा था ना, एनडीएमए की बात करेंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, एनडीएमए के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अगले हफ्ते के लिए मुमकिन मौसमी सूरत हाल पर खास तौर पर अलर्ट जारी किया। अच्छा, इन्होंने क्या बताया रिपोर्ट में कि
मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में 5 से 8 अगस्त शदीद बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी किया है। दरियाए चनाब और दरियाए झेलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। अलर्ट के मुताबिक दरियाए काबुल में नौशहरा के मुकाम पर पानी का बहाव तेज होने का इम्कान है, जबकि सवात पंचकोड़ा के नदी नालों में तुगयानी का भी खदशा है। जबकि तरबेला या फिर कालाबाग, चश्मा तौंसा और गुड्डू बैराज निचले दर्जे का बहाव मौजूद है, जबकि एनडीएमए के मुताबिक आइंदा दिनों में दरमियाने दर्जे तक पहुंचने का इम्कान भी है। मुमकिन बारिशों के नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में, जिसमें हुंजा, घांचे और शुगर, और अचानक इसमें जो है वो सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुगयानी भी मुतवक्के है। अलर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों के नतीजे में तरबेला डैम 94%, जबकि मंगला डैम 61% भर चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब ये डैम्स भर जाएंगे, बाकी का सैलाबी पानी, ये सब और डैम्स बनने चाहिए ताकि ये किसी तरह कंटेन हो सके, वहाँ पर जाके ये पानी अकोमोडेट हो, ज़ाया ना हो और सैलाब की सूरत इख्तियार ना करे। तो यहाँ डैम्स बनने की अशद ज़रूरत है, जबकि शहरी इलाकों खुसूसन शुमाल मशरक़ी और वस्ती पंजाब में निकासियाब के लिए मुतल्लिक़ इदारे डी वाटरिंग पम्प्स तैयार रखें। अच्छा, एनडीएमए ने अपना काम कर दिया। एनडीएमए ने कह दिया कि आप लोग डी वाटरिंग पम्प्स तैयार रखें, और एनडीएमए ने तमाम मुतल्लिक़ इदारों को मुमकिन ख़तरात के हवाले से बर वक्त आगाही फराहम कर रहा है। एनडीएमए की जानिब से तमाम मुतल्लिक़ इदारों को मुमकिन ख़तरात से निपटने के लिए पेश की इक़दामात और तैयारी की हिदायत की जा रही है। आपकी गलती है ना, एनडीएमए ने सब कुछ बता दिया। एनडीएमए आपको अलर्ट दे रही है। अब आपने डी वाटरिंग सिस्टम अपना तैयार रखना है, निकासी आपका निज़ाम आपका बेहतर होना चाहिए ताकि कोई सैलाबी सूरत हाल ना हो, लोग इस तरह से फंसे नहीं जिस तरह से मुमकिन तौर पर फंस जाते हैं। भाई कुछ चीजें उरूज पर पहुंच गई हैं। उसमें सबसे पहले नंबर 1 पर है जश्न आज़ादी की तैयारियां। जश्न आज़ादी की तैयारियां हैं वो उरूज पर पहुंच चुकी हैं। हर तरफ कौमी परचमों की बहार भी आ गई है। लाहौर है, कराची है, पेशावर है और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सब्ज हिलाली परचम, बैजिस, टोपियां और झंडों के स्टॉल्स भी सज चुके हैं। और बच्चे बड़े सभी खुश दिखाई दे रहे हैं, इस खरीदारी में मसरूफ हैं। हर कोई यौम आज़ादी शाय निशान तरीके से मनाने के लिए घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचमों और बरक़ी कुमकुमों से सजाने लगा है। छोटे बच्चों के लिए जश्न आज़ादी के मुनासबत से लिबास और नौजवानों के लिए शर्ट्स भी स्टॉल्स से खरीदी जा रही हैं और हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ चुकी है। दुकानें, घर, गाड़ियां, हर जगह कौमी परचम लहरा रहे हैं, जबकि नौजवानों ने अपनी मोटरसाइकिलों और कारों को भी कौमी परचम से सजा दिया गया है। तो ये तो I'm one of those। मैंने भी अपनी गाड़ी पे एक जो है ना वो परचम लगाया। लेकिन एक छोटा सा पैगाम है, देन फिर विल गो टूवर्ड्स कमर्शियल ब्रेक और फिर वो पूरा एक टॉपिक शुरू करेंगे ओवरसीज का। अब सवाल ये है कि ये परचम की हमें इज्जत करनी है। हम लगाते हैं, हम झंडियां भी लगाते हैं, हम ये झंडे भी लहराते हैं और 14 अगस्त के बाद ना फख्र है हमारे लिए। हम देखते हैं कि रोड पे बिखरे हुए होते हैं, तो इसका ख्याल कीजिए। जब 14 अगस्त गुजर जाती है, आज़ादी का महीना गुजर जाता है, तो ये सड़कों पे किनारों पर पड़े होते हैं झंडे। ये बहुत ये ना करें। ये इंसल्ट है हमारे मुल्क की, हमारी कौम की, हमारे वतन की, धरती माँ की। तो आपने ख्याल क्या करना है, इसको लपेटें, रख दें अगले साल के लिए, अगले साल इस्तेमाल कर लीजिएगा, पैसे भी बच जाएंगे आपके, पैसे भी बचेंगे और सफाई सुथराई का भी ख्याल आपने रखना है। साथ में ये भी कि हमारे परचम की बेहुरमती ना हो, उस पर कोई स्टेप ना रखे, उस पर उसको लोग कुचलते हुए ना जाएं, वो कचरा बन के ना पड़ा रहे। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि आप सांस ले रही हैं ना सिर्फ बैठी हुई, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। अच्छा, ऐसी फजा है इस वक्त जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल और दुश्वार है। खबर ये है कि अब हम ऐसी फजा में जी रहे हैं जहाँ सांस लेना भी जहर का सौदा बन चुका है और माहौलियात के माहिरीन के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि ताज़ा तरीन जो स्टडी है उसने एक ऐसा इंकशाफ किया है कि जिसने सबको चौंका दिया है। हम रोज़ाना अपनी सांसों के ज़रिए माइक्रो प्लास्टिक के 68,000 ज़र्रात अपने जिस्म में उतार रहे हैं और ये वो ज़र्रात हैं जिनका साइज इतना छोटा है, इतने माइक्रो लेवल पर है कि उन्हें आम आंख से देखना मुमकिन नहीं है। जबकि फ्रांस की टोलोज यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने भी जब घरों और गाड़ियों के अंदर मौजूद हवा के नमूने लिए तो इंकशाफ हुआ कि हम जिस हवा को साफ समझते हैं वो दर हकीकत नन्हे मुन्ने जहरीले प्लास्टिक के ज़र्रात से लबरेज है। तो अब आगे वाली आने वाली नस्लों का क्या होगा? कितनी बीमारियां, कितने कैंसर, प्लास्टिक की नस्ल होगी अगली। हाँ, घरों में बताया जा रहा है कि हवा में औसतन 528 जबकि गाड़ियों में 2238 माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और ये सिर्फ बड़े ज़रात की बात नहीं, साइंसदानों का कहना है कि सिर्फ 10 से 300 माइक्रोमीटर साइज के 3200 ज़रात हम यौमिया
इनटेक कर रहे हैं अपनी सांस के ज़रिए, जबकि 1 से 10 माइक्रोमीटर साइज़ के ख़तरनाक तरीन 68,000 ज़रात भी खामोशी से हमारे जिस्म में दाखिल हो रहे हैं। और इन्होंने ख़बरदार किया है कि ये ज़रात हमारे लंग्स से होते हुए खून और दिमाग तक के भी रसाई हासिल कर सकते हैं। तो जहाँ ये ना सिर्फ सोजिश पैदा कर सकते हैं, इन्फेक्शियस हो सकते हैं, बल्कि हार्मोनल निज़ाम को भी बिगाड़ सकते हैं और बाज़ सूरतों में आज़ा को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। अच्छा, सवाल ये है कि माइक्रोप्लास्टिक आखिर आते कहाँ से हैं? तो जवाब ये है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं ना, उनके जो सामान हम लेकर जाते हैं, सफाई के स्प्रे होते हैं, कपड़ों और यहाँ तक कि जो धूल तक में ये शामिल होते हैं, तो अब हम लाशऊरी तौर पर उन्हें अपने अंदर खींचते चले जा रहे हैं। व्हेन यू ब्रीथ यू टेक माइक्रोप्लास्टिक इनसाइड। तो अब ये ख्याल है कि माइक्रोप्लास्टिक जो है वो सिर्फ पानी या खुराक के जरिए जिस्म में दाखिल होते हैं, लेकिन ये तहकीक बताती है कि असल खतरा हमारी हर सांस में छुपा बैठा है, जिसका तदारक हर वक्त नहीं किया गया। तो ये इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। ये तो हर सांस आपकी जो है ना वो खतरनाक हो सकती है। ये तो बहुत तशवीशनाक खबर है बिलाल। इस तरह से हम जैसे हम लोगों ने अभी एक प्रोग्राम किया था जिसमें प्लास्टिक बॉटल्स की हमने बात की थी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होना चाहिए। तो अगर हम उसका इस्तेमाल कम भी कर दें, उसके बावजूद अगर फ़िज़ा में ये इतने सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, माइक्रो पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि हम कर रहे हैं अपनी सांस के साथ, तो फिर सोचें आगे आने वाले दिनों में कितनी जल्दी हमारे ये बीमारियों का खदशा है। आप अपनी सांस का ख्याल रखें, सांस आपका ख्याल रखेगी। ये बस आखिरी पैगाम है। एक ब्रेक है, छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, आज़ादी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। कुछ लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और कुछ लोग पाकिस्तान में ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़र्क क्या है? एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस।